नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास से हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। आज से हम ज्योग्राफी की कक्षा भी, ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए। तो आज से हम इस क्लास से इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और इस क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी का सामान्य पार्ट पढ़ेंगे, पहला पार्ट पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये ज्योग्राफी या भूगोल होता ही क्या है। ज्योग्राफी या भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जो नदी नाले, पहाड़ पर्वत, आकाशीय पिंडों या पर्यावरण से संबंधित जो भी चीजें देखते हैं आप, उन सभी का स्वतंत्र रूप से अध्ययन कराता है। ज्योग्राफी के नाम से, भूगोल के नाम से जाना जाता है। इस भूगोल को विशेष रूप से हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में तोड़कर और हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में तोड़कर। तो सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे और आज की ये क्लास इंडियन ज्योग्राफी की पहली क्लास है। और इस क्लास के अंदर हम इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में जानेंगे, भारत के बारे में भी जानेंगे। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और साथ के साथ में इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स भी बनाना आप स्टार्ट कर देंगे। आज हम इस क्लास में आपको बताएंगे कि भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान किसने कहा था। आज इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि भारत को सबसे पहले इंडिया किसने कहा था। और आज हम इस क्लास में आपको ये भी बताने वाले हैं कि भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन किस काल में जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। ये सभी चीज़ें इस क्लास में डिस्कस करेंगे और भी महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। आप हमारे साथ में लगातार बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आज की ये इंडियन ज्योग्राफी की पहली क्लास है। इसके बाद में कंटिन्यू आपको इंडियन ज्योग्राफी की क्लासें मिलती रहेगी। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। देखें, इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले हमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें सीखनी पड़ेगी। दो महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसमें अक्षांश और देशांतर, जिसमें नाम आता है किसका, अक्षांश रेखाएं, जिसे आप लैटिट्यूड लाइन के नाम से जानते हैं, लैटिट्यूड लाइन के नाम से भी जिसे जाना जाता है। और देशांतर रेखाएं जिसे आप लॉन्गिट्यूड लाइन के नाम से भी जानते हैं। लैटिट्यूड रेखाएं अक्षांश रेखा और लॉन्गिट्यूड लाइन देशांतर रेखा। पृथ्वी की सतह पर खींची गई वो काल्पनिक रेखा, पृथ्वी की सतह पर खींची गई वो काल्पनिक रेखा जो वेस्ट टू ईस्ट खींची हुई है, पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची हुई है, जिनके बीच की दूरी समान है और जिनका कार्य जलवायु का, क्लाइमेट्स का, मौसम का अध्ययन कराना है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। और ये अक्षांश रेखाएं जिनकी टोटल संख्या है 181, टोटल लैटिट्यूड लाइन, टोटल अक्षांश रेखाएं जिनकी संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 181 है। ये रेखा हम इसलिए समझ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी की पहली क्लास है आज, और इस क्लास में हम अक्षांश रेखाएं इसलिए समझ रहे हैं ताकि हम आपको बताएं कि भारत कौन कौन से लैटिट्यूड के मध्य है, कौन कौन से अक्षांशों के मध्य है, और भारत से कौन कौन सा अक्षांश गुजरता है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश गुजरता है। तो ये चीज़ें हम इसलिए समझ रहे हैं। तो पृथ्वी की सतह पर खींची गई वो काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व में खिंची हुई है और जिनका कार्य जलवायु का अध्ययन कराना है, जिनके बीच की दूरी समान है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ये सभी रेखाएं काल्पनिक रेखा है। इन रेखाओं की संख्या 181 है, 181 है। लेकिन पृथ्वी की सतह पर खींची गई वो काल्पनिक रेखा जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है, और जिनका कार्य समय का अध्ययन कराना है,
पृथ्वी की सतह पर खींची गई वो काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, जिनका कार्य समय का अध्ययन कराना है, समय के बारे में बताना है। जो रेखा 1 घंटे या 15 डिग्री के गैप के ऊपर खींची गई है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। पृथ्वी की सतह पर खींची गई वो काल्पनिक रेखा जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, और जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच 1 घंटे या 15 डिग्री का अंतर है, और जिनका कार्य समय का अध्ययन कराना है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या देखें तो आप बताएंगे 360। टोटल देशांतर रेखाएं कितनी हैं तो आप बताएंगे 360, 360 देशांतर रेखाएं हैं। लेकिन इसी के साथ में आपने ये भी याद रखना होगा कि अक्षांश जो रेखा है, अक्षांश रेखा फुल सर्कल है, पूर्ण वर्त है, लेकिन देशांतर रेखाएं हाफ सर्कल है, अर्धवर्त के रूप में ये रेखा खिंची हुई है। एक देशांतर रेखा जो नॉर्थ पोल से चलती है, साउथ पोल पर जाकर समाप्त हो जाती है, लेकिन अक्षांश रेखाएं पूरी पृथ्वी के चारों तरफ घूमी हुई है, फुल सर्कल है। देशांतर रेखाएं हाफ सर्कल है, अर्धवर्त है। तो ये चीजें याद रखें। टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन, टोटल देशांतर रेखाएं 360, टोटल लैटिट्यूड लाइन कितना है तो आप बताएंगे 181 टोटल लैटिट्यूड लाइन है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि ग्लोब के ऊपर ये रेखाएं 1 घंटे 15 डिग्री के गैप के ऊपर ही क्यों खींची गई है। पृथ्वी 1 घंटे के अंदर अपने एक्सिस पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इसी कारण ये रेखाएं 15 डिग्री के गैप के ऊपर खींची हुई है। अब पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है। देखिए, हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। पृथ्वी 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री घूम रही है। पृथ्वी 60 मिनट में कितना डिग्री घूम रही है भैया? 15 डिग्री। पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है कितने मिनट में तो आप बताएंगे 4 मिनट में। तो 4 मिनट के ऊपर भी खींच सकते हैं, लेकिन हमने अपनी आसानी से, हमने ज्योग्राफी को आसान बनाने के लिए ये रेखाएं 1 घंटे 15 डिग्री के गैप पर खींची गई है। तो आप बता देंगे ये रेखा 1 घंटे या 15 डिग्री के गैप के ऊपर क्यों खींची गई? क्योंकि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। और यहां से क्वेश्चन बनेगा कि जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उस सूर्य के प्रकाश को 1 डिग्री देशांतर पार करने में, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को पार करने में कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा? तो आप बताएंगे 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपने समझी है। अब हम इन्हीं रेखाओं के आधार पर इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से और आसान तरीके से समझते हुए चलेंगे। आप हमारे साथ में वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपने जितना प्यार और सहयोग दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो के ऊपर दिया है, उतना ही प्यार और सहयोग इस वीडियो पर भी बनाए रखें। तो देखें, अब हम सभी चीजें बड़ी बारीकी से समझेंगे, बड़ी बारीकी से क्लियर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर हमारे पास में, हम मान लेते कि अपने पास में ये एक पृथ्वी है, ऐसा मान लेते हैं, थोड़ा सा सही बना लेते हैं। हमारे पास में मान लेते कि इस प्रकार से एक पृथ्वी है, ऐसा मान लेते हैं। इस पृथ्वी के मध्य से जो रेखा गुजरती है उसे आप भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसे आप भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। लेकिन प्यारे स्टूडेंट, हमने आपसे बताया था कि पृथ्वी की सतह पर खींची गई वो काल्पनिक रेखा, वो इमेजिनरी लाइन जो वेस्ट टू ईस्ट खींची हुई है, पश्चिम से पूर्व खींची हुई है, जिनके बीच की दूरी समान है और जिनका कार्य जलवायु का अध्ययन कराना है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी बताई थी? 181 बताई थी। तो पृथ्वी के मध्य से, जिसे आप भूमध्य रेखा या जिसे आप इक्वेटर के नाम से जान रहे हैं, यह भी एक अक्षांश है, यह भी एक लैटिट्यूड लाइन है। तो पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो आप बताएंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश। ये पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश है। क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर भी होना चाहिए।
पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा? 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे आप भूमध्य रेखा, जिसे आप इक्वेटर के नाम से जानते हैं। 90 लैटिट्यूड इसके ऊपर पड़ते हैं, 90 लैटिट्यूड इसके नीचे पड़ते हैं, और एक मध्य से गुजरने वाला लैटिट्यूड है 90, और 90 180 प्लस में 0 डिग्री लैटिट्यूड 181 है। अब पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटने वाली रेखा, पृथ्वी को 2 हेमिस्फीयर में जो डिवाइड करने वाली रेखा है वो कौन सी रेखा है? तो आप बताएंगे भूमध्य रेखा। और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, नॉर्थन हेमिस्फीयर में और साउथर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाला अक्षांश कौन सा है, लैटिट्यूड कौन सा है? तो आप बताएंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड। इस 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर के आधार पर हमें यह पता चला कि भारत नॉर्थन हेमिस्फीयर में स्थित है। इस रेखा के अकॉर्डिंग हमें यह पता चल गया कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन भारत उत्तरी गोलार्ध में कहां स्थित है, यह देखेंगे हम कि भारत उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति, एक्चुअल क्या स्थिति है भारत की उत्तरी गोलार्ध के अंदर। तो भाई ये 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश से जैसे ही हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो 0 डिग्री 1 मिनट, 0 डिग्री 2 मिनट, 0 डिग्री 3 मिनट, 0 डिग्री 4 मिनट, ऐसे चलते चलते हम 0 डिग्री 59 मिनट, 59 मिनट तक पहुंच जाएंगे। और जैसे ही 0 डिग्री 60 मिनट पर पहुंचेंगे तो हम 60 मिनट ना लिखकर सीधा 1 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट होता है? तो आप बताएंगे 60 मिनट। तो 0 डिग्री से लेकर हम ऊपर 60 मिनट तक चले तो हम 1 डिग्री के ऊपर पहुंच गए। 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे चलते चलते एक टाइम हमारे पास में ऐसा आया कि हमारे पास में 8 डिग्री आ गया। जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते हमारे पास में एक टाइम ऐसा आया कि 8 डिग्री आ गया। 8 डिग्री से आगे बढ़े, 8 डिग्री 1 मिनट, 8 डिग्री 2 मिनट, 8 डिग्री 3 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, और जैसे ही ये आया 8 डिग्री 4 मिनट, जैसे ही 8 डिग्री 4 मिनट आया, भारत की स्थिति शुरुआत हो गई, भारत की शुरुआत हो गई। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़े तो यहां पर एक हमारा पॉइंट आया 37 डिग्री 6 मिनट। यहां पर ये पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट और ये 8 डिग्री 4 मिनट। कहने का मतलब भारत 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और भारत 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर समाप्त हो जाता है। अब आपको समझ में आया होगा कि ये तो बिल्कुल ठीक बात है। आपको समझ में ये भी आया होगा कि ये चीज़ तो हमें आती थी, ये चीज़ तो हमें आ रही है, इसमें नया क्या है। तो बच्चे 8 डिग्री 4 मिनट तो पूरी पृथ्वी के ऊपर ही खिंचा हुआ है, स्पेशल ऐसा नहीं है कि इस तरफ ही है। 8 डिग्री 4 मिनट तो वेस्ट के अंदर भी है, पश्चिम में है। अब भारत, आपको ये पता चल गया कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है। अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड लाइन, अक्षांश रेखाओं के अनुसार आपको यह पता चला कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है। लेकिन मेरे भैया 8 डिग्री 4 मिनट तो इस पूरी पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार से एक लैटिट्यूड खिंचा हुआ है अक्षांश। 37 डिग्री 6 मिनट भी पूरी पृथ्वी के ऊपर ही अक्षांश खिंचा हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, अब भारत ईस्ट में है या वेस्ट में है, ये हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग देखेंगे, 0 डिग्री देशांतर के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो 0 डिग्री देशांतर के अकॉर्डिंग जैसे ही हमने भारत की स्थिति देखी तो हमें पता चला कि भारत पूर्व में स्थित है, ईस्ट दिशा के अंदर स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है? तो आप बताएंगे ईस्टर्न दिशा में। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे आप जीएमटी के नाम से भी जानते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा के नाम से भी जानते हैं, इसका जिक्र भी हम जरूर करेंगे। जीएमटी 0 डिग्री देशांतर, जिसे आप जीएमटी के नाम से जानते हैं, लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरने के कारण इस रेखा को जीएमटी रेखा के नाम से जानते हैं। लेकिन हमने आपसे थोड़ी देर पहले ही बताया था, पृथ्वी के ऊपर जो भी देशांतर रेखा खिंची हुई है वो सभी देशांतर रेखाएं हाफ सर्कल है, अर्धवर्त के रूप में खिंची हुई है। तो 0 डिग्री देशांतर के जस्ट पीछे, 0 डिग्री देशांतर के जस्ट पीछे 180 डिग्री देशांतर है, और 180 डिग्री देशांतर को हम इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं, और 0 डिग्री देशांतर को हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से, इंटरनेशनल टाइम लाइन के नाम से जानते हैं। ये क्लियर है?
इस जीएमटी रेखा से 0 डिग्री देशांतर से हमें ये पता चला कि भारत कौन से गोलार्ध में है, कौन से हेमिस्फीयर में है, कौन सी दिशा में है। तो हमें पता चला कि भारत पूर्वी दिशा में। और 0 डिग्री देशांतर से जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़े तो 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर, ऐसे चलते चलते एक टाइम ऐसा आया कि भाई साहब यहाँ पर हमारे पास में एक देशांतर आ गया 68 डिग्री, 68 डिग्री, 68 डिग्री देशांतर आ गया हमारे पास में यहाँ पर। और 68 डिग्री 1 मिनट, 68 डिग्री 2 मिनट, 68 डिग्री 3 मिनट, 68 डिग्री 4 मिनट, 68 डिग्री 5 मिनट, 68 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट। लेकिन जैसे ही हम 68 डिग्री 7 मिनट के ऊपर पहुंचे तो भारत की स्थिति शुरुआत हो जाती है यहां से। अब भारत आगे कहां तक फैला है तो आप बताएंगे जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देशांतर रेखाओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी। और यहां पर हमारे पास में एक पॉइंट पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में भारत स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच भारत है। और 8 डिग्री 4 मिनट के बीच, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। यदि हम भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें, अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग देखें, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। यदि हम मैप पे भी समझेंगे, अभी मैप बनाएंगे भारत का, उसके ऊपर भी समझेंगे। उसके बाद में यदि देखें तो भारत का देशांतरीय विस्तार लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत फैला। अब इन्हीं सब चीजों को हम भारत के मैप के ऊपर देखेंगे। और अब हम आपको बताएंगे कि भारत शब्द का, भारत को जो वर्णन मिलता है वो कहां पर मिलता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत को इंडिया किसने कहा था। हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान किसने कहा था। ये सभी चीज़ें, कौन से काल में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, और उसके बाद में ये सभी चीज़ें हम भारत के एक छोटे से मैप के ऊपर देखेंगे, भारत का मैप बनाकर देखेंगे। तो क्लियर है, यहाँ तक आप क्लियर रखिएगा। इसके बाद में हम छोटा सा यहाँ पर मैप बनाएंगे, उसके बाद में सभी चीज़ों का डिस्कशन हम अच्छे तरीके से करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, उसके बाद में आगे की तरफ बढ़ते हैं। या इसको साफ कर दें, साफ कर देंगे तो यह है कि जगह थोड़ी सी ज़्यादा बच जाएगी और अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसको साफ कर देते हैं, क्योंकि आपने ये तो पढ़ ही लिया है अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरुआत होता है और कहाँ तक फैला है। देखें, एक एक पॉइंट क्लियर करना ही हमारा उद्देश्य है। आपके एक एक पॉइंट को हम बड़ी बारीकी से क्लियर करेंगे। वैसे आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा ना, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी पहले आपका डाउट था उस डाउट को भी अच्छे तरीके से एकदम क्लियर कर देंगे भाई। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। देखें, मान लेते कि अपने पास में एक ऐसा भारत है, हमारे पास में यहाँ पर एक द्वीप समूह पड़ता है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन सबसे पहले ये नाम आता है कि भारत का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा है। तो आपसे हम बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता को ही, सिंधु घाटी सभ्यता को ही भारत के अंदर जो भारत की संस्कृति और विरासत के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही भारत की संस्कृति की जननी समझा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ था, उसी वैदिक सभ्यता के दौरान ही आर्यों का प्रभाव भारत के अंदर हुआ था, आर्यों का प्रभाव भारत के अंदर पड़ा था, या वैदिक आर्यों का निवास स्थान, हम ये भी कह सकते हैं कि वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी सभ्यता को ही माना जाता है। भारतीय कला और संस्कृति की जननी, भारतीय कला, संस्कृति और विरासत की जननी सिंधु घाटी सभ्यता को ही माना जाता है। और वैदिक आर्यों का निवास स्थान, वैदिक आर्यों का निवास स्थान भी सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है। और उन्हीं आर्यों में एक प्रसिद्ध राजा हुआ करता था भरत, और उसी के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। भारत शब्द का पहली बार प्रयोग, भारत शब्द का पहली बार उल्लेख याद रखिएगा पुराणों में मिलता है। भारत शब्द का पहली बार जो
उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है, तो आप बताएंगे पुराणों के अंदर। लेकिन इस भारत को, ये जो भारत है, जैसे तैसे छोटा सा ऐसा मैप है, हम मान लेते हैं कि अपने पास में इस प्रकार का भारत है। इस भारत को सबसे पहले इंडिया किसने कहा था? तो भारत को सबसे पहले इंडिया कहा था यूनानियों ने। भारत को सबसे पहले इंडिया किसने कहा था? तो आप बताएंगे यूनानियों ने। अब यूनानियों ने इंडिया शब्द है ये किस शब्द से लिया था? तो आप बताएंगे यूनानी भाषा का एक शब्द था इंडोई। यूनानी भाषा का शब्द था इंडोई, उसी से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। हमारे पास में यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी, और इस सिंधु नदी को ये यूनानी इंडस के नाम से जानते थे। ये जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी को ये यूनानी इंडस के नाम से जानते थे। और सिंधु नदी के पूर्व में, सिंधु नदी के पूर्व में जो भाग था, सिंधु नदी के पूर्व में जो भाग था उसे ये यूनानी इंडिया शब्द के नाम से, इंडिया के नाम से जानते थे। उस पूर्वी भाग को किस नाम से जानते थे? तो आप बताएंगे इंडिया के नाम से। एक बार फिर से देखें, समझने की कोशिश करें आप। हमारे पास में ये सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी को ये जो यूनानी है ये किस नाम से जानते थे? तो आप बताएंगे इंडस। और इंडस के पूर्वी भाग को, इंडस का जो पूर्वी हिस्सा है, इंडस का जो पूर्वी भाग है, इसको ये यूनानी किस नाम से जानते थे? तो आप बताएंगे इंडिया के नाम से जानते थे। इंडस नदी, उसके पूर्व वाले हिस्से को यूनानी किस नाम से जानते थे? इंडिया के नाम से। तो सबसे पहले भारत को इंडिया या हिंदुस्तान को इंडिया किसने कहा था? तो आप बताएंगे सबसे पहले इंडिया कहा था यूनानियों ने। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है कि इस भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान किसने कहा था? भारत को सबसे पहले जो हिंदुस्तान है वो किसने कहा था? यदि आपसे पूछे कि भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान किसने कहा था, तो आप बताओगे हिंदुस्तान कहा था ईरानियों ने। भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान की जो संज्ञा दी थी वो कौन से देश के वासियों ने दी थी? तो आप बताएंगे ईरानियों ने भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान कहा था। अब इन्होंने हिंदुस्तान किस तर्ज पर कहा था? इनका क्या उद्देश्य था? इन्होंने हिंदुस्तान कहा ही क्यों था? भाई ये सिंधु नदी को हिंदू के नाम से जानते थे। ये जो सिंधु नदी है, ईरान वासी इस सिंधु नदी को हिंदू के नाम से जानते थे। और इस हिंदू नदी के पूर्व वाले हिस्से को ये ईरान वासी, ये ईरानी क्या कहते थे? तो आप बताएंगे हिंदुस्तान। यूनानी इस सिंधु नदी को इंडस के नाम से जानते थे, ईरानी इस सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से जानते थे, और ईरानी इसके पूर्व वाले हिस्से को, सिंधु नदी के पूर्व वाले हिस्से को किस नाम से जानते थे? तो हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था ईरानियों के द्वारा। अब क्वेश्चन आता है कि किस काल में इस भारत को, इस हिंदुस्तान को, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिसमें ये नेपाल, भूटान वगैरह का, म्यांमार का ये क्षेत्र शामिल हुआ करता था, किस काल में इस हिंदुस्तान को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था? किस काल में हिंदुस्तान को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था? तो आप बताएंगे बौद्ध काल में। किस काल में जाना जाता था? तो बौद्ध काल में। बौद्ध काल में जो भारत है, हिंदुस्तान है, इसको हम जम्बू द्वीप के नाम से भी जानते थे। किस नाम से जानते थे? जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। तो आशा करते हैं कि ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और अब हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भारत का जो भी हमने विस्तार बताया था कि भारत कौन कौन से अक्षांश के मध्य, कौन कौन से देशांतरों के मध्य स्थित है, उन सभी पॉइंटों के बारे में हम एक बार नजर डालेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप अपने सभी दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट की बात करेंगे। अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को हम समझते हुए चलेंगे। भाई क्या होता है कि काफ़ी जो होते हैं ना वो मैप को पहले बना लेते हैं, और हमने मैप पहले नहीं बनाया, हमने मैप आपके सामने ही बनाया है। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि अपने पास में एक भारत है, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पर एक नीचे एक रेखा खींची हुई है, नीचे नहीं दिख रही है शायद आपको, यहाँ पर हमारे पास में एक रेखा खींची हुई है, और उस रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश के नाम से, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं।
लेकिन जैसे ही हम भूमध्य रेखा 0 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर की तरफ बढ़े, 1 डिग्री लैटिट्यूड, 2 डिग्री लैटिट्यूड, 3 डिग्री लैटिट्यूड, 4 डिग्री लैटिट्यूड, ऐसे चलते चलते ऊपर की तरफ आए तो हमारे पास में 6 डिग्री और 45 मिनट के ऊपर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी हिस्सा आ गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका सबसे दक्षिणी हिस्सा या सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका सबसे दक्षिणी हिस्सा ग्रेट निकोबार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे ग्रेट निकोबार के नाम से जाना जाता है। और इसी ग्रेट निकोबार के ऊपर 6 डिग्री 45 मिनट के ऊपर भारत का सबसे साउथर्न, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, या जिसे जानते हैं पिगमेलियन पॉइंट के नाम से, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से, और जिसे जानते हैं पार्सन पॉइंट के नाम से। ये भारत का दक्षिणतम पॉइंट है। इस पॉइंट को हमने जो पृथ्वी का मानचित्र बनाया था उसके ऊपर नहीं दिखाया था। पृथ्वी का जो मानचित्र हमने बनाया था उसमें हमने भारत का ये पॉइंट दिखाया था 8 डिग्री और 4 मिनट, हमने ये पॉइंट दिखाया था। लेकिन हमने ये पॉइंट नहीं दिखाया था भारत का सबसे दक्षिणतम हिस्सा ग्रेट निकोबार है। भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप ग्रेट निकोबार है जो 6 डिग्री 45 मिनट के ऊपर स्थित है, जिसका नाम पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट है। अब नाम आता है, जैसे ही हम 6 डिग्री 45 मिनट से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट आता है। और ये 8 डिग्री 4 मिनट भारत की मुख्य भूमि का, मेन लैंड का सारा क्षेत्र जुड़ा हुआ है उसका दक्षिणतम बिंदु है। भारत की मुख्य भूमि या मेन लैंड जिसका सारा क्षेत्र जुड़ा हुआ है उसका दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट के ऊपर स्थित है। और ये 8 डिग्री 4 मिनट के ऊपर जो स्थित है इसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन, या जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे कन्याकुमारी के नाम से जिसे वर्तमान में जाना जाता है। भारत का मुख्य भूमि का, मेन लैंड का दक्षिणतम बिंदु कैप कैमोरिन कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट के ऊपर पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट ही है। एक जगह के ही ये 4 नाम है, याद रखिएगा। उसके बाद में जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़े 8 डिग्री 4 मिनट से, तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु आता है वो 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर स्थित है। 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर भारत का सबसे नॉर्थन पॉइंट, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जिसमें नाम आता है इंदिरा कोल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जिसमें नाम आता है इंदिरा कोल, कौन कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर। राजधानी क्या है? श्रीनगर। कौन सी नदी के ऊपर है? झेलम। झेलम का दूसरा नाम क्या है? तो आप बताएंगे वितस्ता। और ये इंडस की 5 सहायक नदियों में से एक है जिसका नाम है झेलम। तो प्यारे स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर स्थित है और इंदिरा कोल जिसका नाम है जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है। उसके बाद में नाम आता है भारत का सबसे वेस्टर्न पॉइंट। भारत का सबसे वेस्टर्न पॉइंट, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो पहला पॉइंट बनेगा कि कितने डिग्री के ऊपर स्थित है? तो आप बताएंगे 68 डिग्री 7 मिनट के ऊपर स्थित है। 68 डिग्री देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग हमने देखा था ना, यहाँ पर देशांतर 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर, ऐसे चलते चलते 68 डिग्री 7 मिनट आया था। और भारत फैला था, हमने बताया था आपसे कहाँ तक? तो आपने बताया था 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत फैला था। ये अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग है, ये देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग है, लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग है। और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जिसमें नाम आता है सर क्रीक, सर क्रीक, या जिसमें नाम आता है गौर माता, या जिसे आप गोहर माता भी कह सकते हैं। सर क्रीक या गौर माता गुजरात में है। राजधानी गांधीनगर है। गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे है। और वो साबरमती नदी जिसके किनारे साबरमती आश्रम है और साबरमती
साबरमती आश्रम जिसकी नींव महात्मा गांधी ने रखी थी। याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक या गौर माता 68 डिग्री 7 मिनट के ऊपर स्थित है। अब भारत का सबसे ईस्टर्न पॉइंट आता है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। पूर्वी बिंदु ये गुजरात के अंदर पड़ता है, गुजरात में। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है किबीथू एंड वालांगू। किबीथू या जिसे हम कह सकते हैं वालांगू के नाम से भी जानते हैं। ये चीजें आप याद रखिएगा। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु पूछे, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि का, मेनलैंड का, जिसका सारा क्षेत्र जुड़ा हुआ है, उसका दक्षिणतम बिंदु पूछे, कैप कैमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, जम्मू कश्मीर 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु पूछे, सरक्रिक या गौर माता 68 डिग्री 7 मिनट। और भारत का सबसे ईस्टर्न बिंदु पूछे, पूर्वी बिंदु पूछे, किबीथू या वालांगू, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो ये जो पॉइंट है ये अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग है। कहने का मतलब भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, वो क्या पूछेगा आपसे कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो आप बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। उसके बाद में पूछेगा कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार आपसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया पूछे तो आप बताएंगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और कहां तक है? तो आप बता देना 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया पूछे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से और कहां तक बताएंगे? तो आप बताएंगे 97 डिग्री 25 मिनट के, सॉरी हाँ सही है, 25 मिनट के बीच स्थित है। अब आपसे पूछेगा नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस ऑफ इंडिया, भारत की उत्तर से दक्षिणतम दूरी कितनी है? भारत के उत्तरी पॉइंट से लेकर और दक्षिणी पॉइंट तक दूरी कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिणतम दूरी कितनी है? नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस ऑफ इंडिया पूछे तो आप बता देना 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। उसके बाद में पूछेगा भारत की वेस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस कितना है? भारत का पश्चिम से पूर्व की दूरी कितनी है? भारत की पश्चिम से पूर्वतम दूरी कितनी है? तो आप बताएंगे 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933, 33 है, ये 33 है, याद रखिएगा 2933। ये भारत की पश्चिम से पूर्वतम दूरी है, ये भारत की उत्तर से दक्षिणतम दूरी है। तो ये हमने आज इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत की है। लगातार हम बेहतरीन तरीके से एक बेहतरीन क्लास इंडियन ज्योग्राफी की आपको देते रहेंगे और आशा करते कि ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। और इस क्लास में हमने भारत का सामान्य परिचय पढ़ा है, भारत के सामान्य परिचय से संबंधित सभी पॉइंटों को हमने अच्छे तरीके से क्लियर किया है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम भारत की एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हुए चलेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करेंगे और आप अपने दोस्तों से बोलेंगे कि वो हमारे साथ में जुड़े, हमारे साथ में आए और एक नए तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।